दोस्तों नमस्कार। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहे हम चंद किसानों को समझा नहीं पाए, तो यकीन जानिए इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक जमीन कमजोर हो रही है। जब इस देश का प्रधानमंत्री कहे कि इस देश के 10 करोड़ से ज्यादा छोटे और सीमांत किसानों के हक में वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो यकीन जानिए इस देश को वह समझते नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी दे कि इस देश में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के लिए वह 3 कानून लेकर आए थे और पार्लियामेंट के भीतर बहस हुई, उसके बाद राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, तो यकीन जानिए इस देश के भीतर के लोकतंत्र की असल हकीकत को इस देश का प्रधानमंत्री खुद ही छुपा रहा है। आज हम गाजीपुर में हैं। बहुत मौके आए जब गाजीपुर में आना हुआ। एक वक्त थी जब यहां बरसात हो रही थी, एक वक्त ऐसा भी आया जब यहां इतनी तपिश थी कि लोग धूप में खड़े नहीं हो पाते थे। ऐसा वक्त भी आया जब यहां बरसात थी, और आज ऐसा वक्त भी है जब दिल्ली प्रदूषण से लगातार सराबोर है। और उसकी चिंता इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी है, सरकारों को भी चिंता है। लेकिन किसी भी देश का मतलब क्या वहां का किसान होता है? क्या इस देश का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार चुनी गई राजनीतिक सत्ता के हाथ में संविधान की किताब को थमा देना भर है? ऐसा है नहीं। और शायद भारत के बीते 70 बरस के इतिहास में, और उससे पहले जब संविधान सभा बैठी थी, उस वक्त भी एक सवाल निकला था। वो सवाल इतना बड़ा था कि उस पर अंबेडकर ने चाहा था कि 3 दिन तक बहस हो, और वो बहस हुई थी। देश भर के तकरीबन 150 से ज्यादा नुमाइंदों ने अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी थी। हालांकि उन नुमाइंदों की मौजूदगी 500 से ज्यादा थी। मुद्दा एक ही था, इस देश में क्या किसी को जीने का हक जब हम दे रहे हैं तो उसकी रोजी रोटी का इंतजाम भी सरकार करेगी? अगर हम हक दे रहे हैं, और खास तौर पे इस देश के भीतर में उस समय उद्योग आए नहीं थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनी नहीं थी, कॉरपोरेट आया नहीं था, किसानों की फिक्र थी, मजदूरों की फिक्र थी। उस समय किसान मजदूरों की जितनी बड़ी तादाद थी, आज उसकी तुलना में तकरीबन 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। जमीन उतनी ही है, लेकिन सरकार के पास कोई विजन नहीं है। यहीं से आज सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है कि क्या वाकई मौजूदा वक्त में चंद किसानों को ना समझा पाने की परिस्थितियों को जब प्रधानमंत्री ने कहा, तो क्यों नहीं हम याद कर लें 2014 में बीजेपी को वोट कितने मिले थे, 2019 में बीजेपी को वोट कितने मिले थे? वो 50% वोट कभी बीजेपी को नहीं मिले, 30% वोट मिले थे। तो क्या इस सरकार को अब गद्दी पर नहीं रहना चाहिए और जनता को यह कहना चाहिए कि 70% वोट तो आपके खिलाफ था, वो दूसरे पार्टियों में बंट गया था? लेकिन भारत के भीतर में यह दूसरा ऐसा बड़ा मौका आया है जब एक प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री की तरफ से हुई, और उसके बाद समूचे देश के समूचे राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री के फैसले को लेकर होनी शुरू हो गई। चाहे वो डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल ही क्यों ना हो, चाहे आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, चाहे समाजवादी क्यों ना हो, चाहे बीएसपी ही क्यों ना हो, और चाहे आरजेडी ही क्यों ना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड क्यों ना हो, चाहे शिवसेना क्यों ना हो। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब बहुत साफ है। भारत में किसान सिर्फ वोटर नहीं है, भारत का किसान यकीनी तौर पर अन्नदाता है। और जिन 3 कानूनों को लेकर पार्लियामेंट के भीतर बहस शुरू की गई, और इस बात को ठोक बजाकर कहा गया कि यह दरअसल एक रिफॉर्म है, उस रिफॉर्म की स्थिति में दुनिया भर के 12 देश ऐसे निकल कर आए जिन्होंने खुले तौर पर अपने अपने देशों की पार्लियामेंट के भीतर यह सवाल उठाया कि भारत में जो हो रहा है क्या वो वाकई रिफॉर्म है? चाहे वो यूनाइटेड नेशन की आवाज हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की आवाज हो, चाहे अमेरिका के भीतर पार्लियामेंट की आवाज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की आवाज हो, चाहे कनाडा की आवाज हो, चाहे वो ब्रिटेन की आवाज हो, इस दुनिया के भीतर में भारत का एक ऐसा मुद्दा लगातार उछलता रहा जिस मुद्दे को इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे यह रिफॉर्म है। वो रिफॉर्म नहीं था। हर कोई जानता है कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में वह बाजार अर्थव्यवस्था और वह इकोनॉमी फेल हो गई है जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी कॉरपोरेट के साथ खड़े हैं। यह हर किसी को पता है कि भारत की इकोनॉमी इतनी डामाडोल है कि ऐसे में अगर किसान
1 बरस हो गए, कल्पना के परे है। दुनिया में कोई आंदोलन इतना लंबा नहीं चला। दुनिया में ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई जहां इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो गई हो। कोई युद्ध नहीं था जहां खून बह रहा था। ये एक शालीनता के साथ दिल्ली के सीमा पर बैठे हुए किसान थे। ये तो गाजीपुर है, इसके अलावे 4 जगहों पर किसानों की मौजूदगी और थी। लेकिन क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस देश में राजनीतिक सत्ता सिर्फ चुनाव जीतने के मशीन के तौर पर तब्दील हो जाए, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, क्या यह कल्पना की जा सकती है कि हर किसी को इस देश में चुनाव जीतना है? और कल तक चुनाव का मतलब अगर पूंजी थी, तो पहली बार उस चुनाव को जीतने का मतलब लोगों का मन और उसका विचार आ गया है। क्योंकि इस देश के भीतर में एक ऐसी परिस्थिति लगातार बनती चली जा रही थी जो किसानों के साथ खड़ी थी। और आंदोलन और सत्याग्रह की यह नई परिस्थिति जो इस देश ने देखी है, यह चंपारण में भी इस रूप में नजर नहीं आई थी। यह खेड़ा के आंदोलन में भी नजर नहीं आई थी जहां सरदार पटेल अगुवाई कर रहे थे। यह तो ऐसे किसानों का हुजूम था जो इस दुखी मन से घर से निकला था और यह कहकर निकला था कि हम लौटेंगे तभी जब ये 3 कानून वापस हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये 3 कानून वापस नहीं होते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को 2 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। यह भी एक स्थिति थी। इस मंच पर पॉलिटिकल पार्टी भी आई, इस मंच पर सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, इस मंच पर इस देश के किसानों का आक्रोश लगातार छलकता रहा। इस मंच के ऊपर से जो आवाजें उठी, उसमें खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त महेंद्र सिंह टिकैत, जो एक वक्त बोट क्लब और मेरठ में किसानों को एकजुट करके निकले थे, तब भी याद कीजिए एक आवाज आई थी कि यह बड़े किसानों का आंदोलन है। और इस वक्त जब उनके बेटे राकेश टिकैत निकले और इसी जगह पे उनकी आंखों से आंसू निकले थे, वो तारीख 26 जनवरी की थी। वक्त बहुत बीत गया, दूसरी 26 जनवरी आने को तैयार है। लेकिन क्या वाकई ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री ने जब देश के सामने आकर गुरु पर्व को ढाल बनाया और गुरु पर्व के आसरे माफी मांगने का जिक्र किया, तो क्या इस देश में किसानों की अपनी आर्थिक स्थिति पटरी पर आ जाएगी? क्या इस देश में कृषि अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी? क्या इस देश के भीतर में जो 12 करोड़ किसान और तकरीबन 14.5 करोड़ मजदूर हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, जो जात के भीतर आप नहीं बांट सकते हैं, धर्म के भीतर आप नहीं बांट सकते हैं, तो क्या पहली बार भारत की लोकतांत्रिक परिस्थितियों के सामने किसान एक ऐसी स्थिति के साथ खड़े हुए जहां यह मैसेज बहुत साफ था कि आप लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं? 6 सवाल निकलते हैं इस दौर में जो प्रधानमंत्री ने किया है, और इस 1 साल के भीतर क्या यह वाकई माफी दी जा सकती है? 750 किसानों की मौत, इस देश के भीतर में एफसीआई गोडाउनों का खत्म होना, उसके पैरेलल में अडानी के गोडाउन्स महोबा से लेकर पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के भीतर लगातार इसी 350 दिन में बने हैं, जिस 350 दिनों में किसान आंदोलन करता रहा। इस देश के भीतर की पॉलिटिकल परिस्थितियां, बीजेपी का साथ शिवसेना ने छोड़ा, बीजेपी का साथ अकालियों ने छोड़ा। ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जो कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अगर यह फैसला ले लिया गया है तो क्या यह माना जाए यह राजनीतिक फैसला है? इस राजनीति का मतलब सिर्फ इतना भर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने खड़े हैं, या इस राजनीति का मतलब इतना भर है कि आने वाले वक्त में पंजाब के भीतर बीजेपी, अकाली और कैप्टन तीनों एक साथ नजर आएंगे? जमा घोल आप लगातार कर सकते हैं, कुछ घटाइए कुछ बढ़ाइए, लेकिन फिर दोबारा लौटिए उस परिस्थिति पर जहां इस देश में किसानों के बेटे ही नहीं, इस देश की मिडिल क्लास के बच्चों को भी नौकरी देने की स्थिति में सरकार नहीं है। और आपको जानकर हैरत होगी कि मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जो डाटा निकल कर आया है वो हैरान करने वाला है। 2019 तक वो डाटा बतलाता था कि इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर भारत के 90% मजदूर काम करते हैं, और उन्हीं का डाटा और उसके साथ भारत के भीतर की प्राइवेट संस्था CMIE का डाटा वह बतलाता है कि भारत के भीतर में तकरीबन इसी दौर में 25 करोड़ से ज्यादा मजदूरों की नौकरियां छिन गई।
वह उस खेती की जमीन पर निर्भर होने चले गए या उस अनाज पर निर्भर होने चले गए जहां पर वह जिंदा रह सके। और जब यह पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, उस दौर में दुनिया ने एक नया सर्वे किया। उस सर्वे में बताया गया कि भारत भूखमरी के क्षेत्र में आज की तारीख में दुनिया के 110 देशों की कतार में लगभग 92वें नंबर पर है, 92 नंबर पर है। भारत कोई अफ्रीका नहीं है, या वैसे देश में भारत की शुमारी नहीं होती है जहां पर कोई पॉलिसी ना हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, कोई इकोनॉमिक ढांचा ना हो, कोई इंडस्ट्री ना हो, कोई एग्रीकल्चर ना हो। ऐसी स्थिति में नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति भारत को लेकर समूची दुनिया देख रही है और भारत के किसानों को दुनिया के 12 पार्लियामेंटों ने जगह दी, पार्लियामेंट्री तौर पर मतलब है कि वहां की पार्लियामेंट में आवाज उठी, तो इसके फिर दो मतलब को बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए। मौजूदा वक्त में मोदी राजनीतिक सत्ता जो है आर्थिक तौर पर कितनी विफल हो गई है, और उसके सामने एक ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो चली है जहां पर आरबीआई भी हाथ खड़े कर चुका है। लेकिन हमें लगता है कि आज जब हम गाजीपुर में हैं तो इन तथ्यों से हटकर जरा उस संवेदनशील धागों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पंजाब के भीतर में 550 किसानों की मौत, हरियाणा के भीतर में 75 किसानों की मौत, राजस्थान से जुड़े हुए 25 किसानों की मौत, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए 12 किसानों की मौत, महाराष्ट्र से जुड़े हुए 6 किसानों की मौत, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए 3 किसानों की मौत। ये सारी मौत इस दौर में इसी आंदोलन के वक्त हुई है। भारत की राजनीतिक सत्ता क्या मौतों पर सवार है? हम आज ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपके जहन में प्रवासी मजदूरों का दर्द भी होगा। उस दौर में कितनी मौतें हुई जो सड़क पर पैदल चलते चले जा रहे थे और रेलगाड़ियों के नीचे भी दबकर मौतें हुई। वो सारे लोग जब वापस लौटे, उत्तर प्रदेश में उनके लौटने की तादाद लगभग 2.5 करोड़, बिहार में लौटने वालों की तादाद 1 करोड़ 40 लाख, झारखंड लौटने वाले तकरीबन 1.25 करोड़। अलग अलग प्रांतों में जो इस देश की एग्रीकल्चर को संभाले हुए हैं, वहां पर जब प्रवासी मजदूर लौटे तो वह उसी एग्रीकल्चर पर अपने आप को आश्रित कर गए और किसान एक पल भी रुका नहीं। क्या उनके परिजनों से सरकार माफी मांगेगी? क्या प्रधानमंत्री जब जिस वक्त लखनऊ पहुंचे थे इस देश की 75 बरस की आजादी का जश्न मनाने के लिए, और उन्होंने नाम दिया था अमृत महोत्सव, क्या यह कहा जा सकता है कि उससे चंद फरलांग की दूरी पर, चंद फरलांग का दूरी है तकरीबन 80 किलोमीटर, लखीमपुर में किसानों को जिस तरीके से रौंद दिया गया और जिस शख्स पर यह पूरा का पूरा आरोप है, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उनके पिता इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, ये कैसे कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के पास वक्त ही नहीं था कि वह किसानों के पास जाए? और यहां से पार्लियामेंट की कितनी दूरी है? 40 किलोमीटर? जी नहीं। 25 किलोमीटर? जी नहीं। 22 किलोमीटर यहां से पार्लियामेंट पड़ता है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री बार बार पार्लियामेंट में आते रहे? और यहां से सुप्रीम कोर्ट की कितनी दूरी है? लगभग 19 किलोमीटर। क्या इस देश के भीतर में सुओ मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट को जागृत नहीं होना चाहिए था? लोकतंत्र के पहरुए के तौर पर या पिलर के तौर पर जो पहचान इस देश की है, उसमें पार्लियामेंट भी आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी आती है। लेकिन किसी ने भी किसानों की तरफ इस दृष्टि से उंगली नहीं उठाई या इस दृष्टि से अपनी आंखों को नहीं देखा कि वो समाधान चाहती है। कमेटियां बन गई, पार्लियामेंट में बहस चली, ये जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में इस कानून को पास कराने में एक वक्त भी वोटिंग की परिस्थिति नहीं लाने देने के लिए पूरी व्यूहरचना रची गई। तो क्या यह माना जाए कि जिन 750 किसानों की मौत इस आंदोलन के दौर में हो गई, हम सिर्फ एक शब्द कहें कि वो शहीद हो गए? उनके परिजनों की क्या हालत है? उनके घर की माली स्थिति क्या है? वह किन आर्थिक परिस्थितियों में जी रहे हैं? इस देश के किसानों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के भीतर क्या कभी प्रधानमंत्री ने, इस देश के चीफ जस्टिस ने झांक कर देखने की कोशिश की है? आज यह सवाल इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में लोकतंत्र के पहरुओं के तौर पर मीडिया की एक पहचान होती है। मीडिया सवाल उठाता है तभी सवालों का जवाब निकल कर आता है। लेकिन मीडिया अगर सत्ता द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर ढोल पीटने लगे
तो फिर यकीन जानिए जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाती है जिसका अधिकार जनता को संविधान ने दिया है। मीडिया यूं ही उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने तौर पर जब चंपारण आंदोलन हो रहा था, उस समय बीबीसी का रिपोर्टर पहुंचा था महात्मा गांधी के पास ये कहते हुए कि नील की खेती होती है और आपको लगता है ये बंद हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था आप अपना काम करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। और यकीन जानिए उस समय बीबीसी की रिपोर्ट अगर देखिएगा चंपारण आंदोलन को लेकर या दुनिया के बड़े बड़ी परिस्थितियों में जो भारत की आजादी का वक्त जब था, महात्मा गांधी पार्लियामेंट की चकाचौंध में नहीं बैठे थे। वो बार बार कहते थे इस पार्लियामेंट के भीतर जब तक जनता और लोगों से सरोकार नहीं होंगे पार्लियामेंट्रीज की, तब तक हम इसे आजादी नहीं मानते हैं। और इसीलिए वो कोलकाता के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गए थे जहां पर राजगोपालाचारी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम क्या रोशनी कर दें। उन्होंने कहा रोशनी करने का वक्त आया नहीं है, अंधेरे में रहने दो। तब दुनिया के 6 बड़े रिपोर्टर उनके पास पहुंचे जो चाहे अलग अलग देशों से आए हुए थे। उन्होंने कहा बापू आप एक प्रतिक्रिया तो दे दीजिए भारत की आजादी को लेकर। महात्मा गांधी ने कहा अभी उसका वक्त नहीं आया है। आप माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं कि जब उन्होंने माफी मांग ली, इस देश को भीतर से आर्थिक तौर पर कंगाल कर चुके हैं। किसान अपने तौर पर चाहे जश्न मना रहे हों कि 3 कानून वापस हो गए, चाहे इस देश के भीतर में राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई कि देखिए प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए इस देश का प्रधानमंत्री सबसे अलग खड़ा है। पार्टी भी उसके साथ नहीं है, आरएसएस भी उसके साथ नहीं है, विपक्ष तो विरोध कर रहा है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को उस चुनावी लब्बो लुबाब में लपेट दिया गया है जहां पर इस देश का वोट मिलने के बाद वो शख्स तमाम संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करके